फिर टाइम के साथ मुझे लगा कि इसी से पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि बहुत सुना था कि पैशन प्रोफेशन में बदल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ बड़ी आसानी से कट जाएगी ना। 3,000 महीने की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था। अरे बाप रे। बहुत, हाँ, वो थोड़ा लगता है कि हाँ यार कितना बुरा टाइम था वो 3,000 की सैलरी से, मगर उसने जो रगड़ के मुझे सिखाया ना, उससे मुझे पता चला कि इससे भी नहीं होने वाला है। तब मैंने और बड़ी पढ़ाई की। फिर मैं दिल्ली आया 2009 से 2016 तक, लगभग 7 साल हो चुके थे। ये अलग अलग एक्सपीरियंस लेता गया था उस टाइम तक, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था तब, मगर फिर भी वो पैसा नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। पहला चैनल एसी ब्लॉग्स नहीं था? नहीं, पहला चैनल एसी ब्लॉग था, पहला ही चैनल था, मगर पिछली 100 वीडियोज़ मैंने डिलीट मार दी। फिर एक चीज़ और अच्छी थी कि इसमें पैसा कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ऑनर नहीं था सामने से। मैंने काम किया तो मेरा पे आउट मंथली ऑटोमेटिकली आ रहा है यूट्यूब से। यूट्यूब से पहली इनकम कितनी थी? पहली इनकम तो सबकी वही होती है, शायद $100 के ऊपर हो जाती है, निकल जाता है। मेरे 11-12 हज़ार रुपये थी पहली इनकम थी यूट्यूब से। अब बीच में आपने सौरभ जोशी का नाम लिया, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए, बहुत सारे लोग ठंडे भी हो गए, लेकिन सौरभ जोशी इज स्टिल किंग ऑफ ब्लॉगिंग। कंटेंट है ना भाई, उसके पास कंटेंट है, वो हर दिन कुछ ना कुछ सोच रहा है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे को लाइफ जीनी है, वो लाइफ कम जी रहा है, वो हर दिन कंटेंट के बारे में सोच रहा है। बनाने से पहले वो अगले दिन की सोच लेता है कि मुझे क्या बनाना है उस दिन। ये बता दो लोगों को, क्या ब्लॉगिंग से भी इतना पैसा है? हाँ, ब्लॉगिंग से है भाई, ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, मगर ब्लॉगिंग के जो एक डार्क फेज है और भी जो बात करेंगे, हाँ, उसके बारे में करेंगे, मगर हाँ, ब्लॉगिंग में पैसा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉक विद देवांग में। मेरा नाम देवांग शर्मा है। आपने इतने कम समय में हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, हमारे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया में लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 20 से 25 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग उसे कंज्यूम करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वन ऑफ द मोस्ट व्यूड ब्लॉगर्स में से एक, एनसीआर के अतुल चौरसिया, एसी ब्लॉग्स। अतुल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने बुलाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्लॉगिंग की बात करेंगे, सोशल मीडिया की बात करेंगे, क्योंकि ज़माना उसी का है। बिल्कुल। अतुल, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी ब्लॉगिंग की? क्योंकि बचपन से तो कोई ब्लॉगर बनना नहीं चाहता। हाँ। आपने कहाँ से शुरू किया था? मैं ब्लॉगिंग से पहले ना, मैं हूँ एडिटर। मैं अपने बारे में आप विस्तार से बताओ पूरा। प्रोफेशनली मैं एडिटिंग करता था। वैसे 2009 में जब मैं शायद 11वीं या 12वीं में था, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। मुझे लगा था कि ये टाइम है कि अब डिजिटली कंटेंट क्रिएट किया जाए, डिजिटली कुछ बनाया जाए। तो मैं दूसरों के लिए कंटेंट बनाता था। 2009-10 में? 9-10 में मैंने स्टार्ट किया था। मतलब मैं ऐसे फोटोशॉप पे मैं खाली एडिटिंग किया करता था। तो जनरल एडिटिंग से मैं दूसरों की फोटोज बनाया करता था, कपड़े चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिया, फेस अच्छा कर दिया, थोड़ा ये हटा दिए कुछ दाने वाने। तो इन सब को करके मुझे लगता था मैं एडिटर बन गया। मगर धीरे धीरे करके पता चला कि इससे पैसा नहीं मिलने वाला। मैं करता हूँ अपने पैशन के लिए, मुझे अच्छा लगता है, लोगों के लिए कर देता हूँ, किसी के लिए कर देता हूँ। फिर टाइम के साथ मुझे लगा कि इसी से पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि बहुत सुना था कि पैशन प्रोफेशन में बदल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ बड़ी आसानी से कट जाएगी ना। तो वो पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए मैं लग गया कि मुझे यही करना है, क्योंकि इसी में मज़ा आ रहा था। क्योंकि मैंने बीबीए भी किया है, तो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। उस दौरान मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो काम किया मुझे जिसमें मज़ा आ रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया, एडिटिंग की पढ़ाई करी। तो 1 साल का एक छोटा सा ADCA कोर्स होता था कंप्यूटर में, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, वो किया। तो कहाँ से किया? मैंने प्रयागराज से किया था, क्योंकि मैंने पढ़ाई उधर से करी थी। अच्छा। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई करी। वो मेरा होम टाउन है, गाँव दादाजी वगैरह अच्छा, के साथ। प्रॉपर प्रयागराज से? प्रयागराज से प्रॉपर वहीं से हूँ, महाकुंभ। इलाहाबाद या प्रयागराज? अब प्रयागराज हो गया है। जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम पे प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद था। महाकुंभ के बाद से अब वो इलाहाबाद खत्म हो गया, प्रयागराज है। अब प्रयागराज हो चुका है, अब प्रॉपर प्रयागराज है। प्लीज। तो वहीं से मैंने पढ़ाई करी है, और वहाँ पे मैंने वो एडवांस डिप्लोमा किया था कंप्यूटर में। उसमें 2-3 सॉफ्टवेयर सिखाए गए थे, जैसे फोटोशॉप था, कोरल ड्रॉ उस टाइम पे चला करता था। ये शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, जो टेक्निकल टर्म नहीं जानते हैं। तो कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, जो आप बैनर्स वगैरह देखते हैं, सारे उसी पे डिजाइन होता है। तो वो किया था। उसके बाद मैंने न्यूज कंपनी में 3 महीने के लिए एक इंटर्न किया था एक तरीके से। फिर मैंने एक फोटो, जो बड़े बड़े लैब्स होते हैं उनमें 3 महीने के लिए इंटर्न किया। तो छोटे छोटे उन काम को करके पता चला कि इनसे भी पैसा नहीं आने वाला है, बहुत थोड़ा पैसा देते थे वो। 3,000 महीने की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था। अरे बाप रे। बहुत, हाँ, वो थोड़ा लगता है कि हाँ यार कितना बुरा टाइम था वो 3,000 की सैलरी से, मगर उसने जो रगड़ के मुझे सिखाया ना, उससे मुझे पता चला कि इससे भी नहीं होने वाला है। तब मैंने और बड़ी पढ़ाई की। फिर मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने अरीना एनिमेशन से 3 साल का पूरा जो फिल्म मेकिंग का कोर्स होता है वो किया। फिर
तो इसको करके फिर मैं मुंबई भी गया, 1 साल मैंने वहाँ भी बिताया। एक्टिंग में ट्राई किया? एक्टिंग नहीं, मैं बैकएंड में एडिटिंग में मैंने एडिटिंग पता था डायरेक्शन मुझे। एंड ऑल? डायरेक्शन एडिटिंग मेन मेरा एडिटिंग था। ओके ओके। तो वीएफएक्स किया करता था। वीएफएक्स में वही जैसे वायर वगैरह हटाना होता है, एक्शन शूट हो तो जाता है एक्शन सीन शूट, मगर उसमें वायर्स हटाने होते हैं, कुछ आपको हाँ, बहुत वीएफएक्स सारी चीजें एडिटिंग का काम होता है, वो हाँ। सारा का सारा करता था। उसमें भी एक लिमिटेड सैलरी थी, तो उससे भी पता चला कि इससे भी लाइफ नहीं चलने वाली है। तब छोड़ के फिर मैं दिल्ली आया, मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। मैं लोगों के लिए काम किया करता था, ऑनलाइन डाल देता था, किसी को कम एडिटिंग करवानी है मैं कर दूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका था। 2009 से 2016 तक लगभग 7 साल हो चुके थे। ये अलग अलग एक्सपीरियंस लेता गया था उस टाइम तक, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था तब, मगर फिर भी वो पैसा नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। तो पैसे के लिए मुझे लगा कि यार फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग भी करता गया मैं काफ़ी टाइम तक, मगर उसमें भी फिर फंस गया था ना एक ट्रैप में कि मैं काम करके दे रहा हूँ, पेमेंट नहीं आ रही है। इसमें ऐसा होता है फ्रीलांसिंग में, आप पेमेंट नहीं निकाल पाते हो अगर एक्सपर्ट नहीं हो। बहुत मुश्किल काम होता है पेमेंट निकालना, क्योंकि हर दिन आपके पास एक नया आदमी आ रहा है। सही बात। आप रिपीटेड किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसको जरूरत है आपको अगले दिन, तो वो आपको पैसा देगा। आपने हर दिन एक नया आदमी पकड़ा तो आपको पैसा नहीं मिल रहा। तो वो काफ़ी टाइम तक मेरे साथ चला, मैं थक गया था। तो ये फ्रीलांसिंग से एसी ब्लॉग्स तक कैसे पहुंचे? वही जर्नी जा रही है वहीं पे, क्योंकि टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है ना, एकदम जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए, बंदर से इंसान बन गए, वैसे मेरे साथ भी हुआ है। तो टाइम के साथ मैं सीखता गया कि मतलब स्किल्स तो मैं सीख रहा था हर दिन कुछ नया। मैं लगभग 10, 12, 15 सॉफ्टवेयर में मैं अलग अलग काम किया करता था। ऑडिशन, ऑडियो के लिए, फोटोशॉप, फोटोज थंबनेल बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं प्रीमियर प्रो कर रहा था, फिर वीएफएक्स के लिए मैं न्यूक वगैरह यूज़ कर रहा था। मतलब जितने भरपूर सॉफ्टवेयर मैंने किए हैं कि शायद उनका एक स्पेशलाइजेशन एक एक आदमी लेता है, और मैंने वो सारे सॉफ्टवेयर करके तब जाके पता चला कि इतना तब भी पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। तब फिर मैंने फ्रीलांसिंग को छोड़ के मुझे लगा कि यार कोई आदमी रिकमेंड भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, वो चाहता है मेरे ही अंडर में काम करो आप, सही बात। किसी दूसरे के पास मत जाओ, क्योंकि स्किलफुल बंदा वो कोई भी अपना शेयर नहीं करना चाहता। अपना वर्कर, एक जो स्किल्ड वर्कर हो, वो किसी को देना नहीं चाहता। तो जिनके लिए मैं काम करता था उन्होंने कभी मेरे बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। तो मुझे लगा यार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है कि अगर मैं वहाँ अपना एडिटिंग दिखाऊं, हुनर दिखाऊं, तो शायद लोगों तक पहुंचे। वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है मुझे। और मान लो अगर ये एडिटिंग का जो स्किल दिखाते दिखाते चल भी गया, क्योंकि बहुत से लोग यही बताते थे कि कैसे एडिट किया जाए। सही बात है। तो फोटोशॉप में मैं फोटो एडिटिंग स्टार्ट किया मैंने, कि दिखाता था, बताता था थोड़ा बहुत कि एडिटिंग कैसे की जाए। फिर वीडियो बनाना मैंने सिखाया लोगों को कुछ। मैं वीएफएक्स करके शक्तिमान बना के मैंने पहली बार उड़ाया था। खुद को बनाया शक्तिमान और उड़ा दिया। लोगों को बड़ा मजा आया, जो जानने वाले थे उन्होंने दबा के शेयर किया। मुझे लगा अब तो शायद चल जाए। पहला चैनल एसी ब्लॉग्स नहीं था? नहीं, पहला चैनल एसी ब्लॉग था, पहला ही चैनल था, मगर पिछली 100 वीडियोस मैंने डिलीट मार दी। मुझे लगा शायद से उसमें क्वालिटी नहीं है, वो अच्छा नहीं लगे, टाइम के साथ क्रिंज ना लगे। हाँ, क्रिंज ना लगे। तो उसी के लिए मैंने उन्हें डिलीट मार दिया। अब वो वीडियोस पे नहीं है, मगर हाँ उनसे मैं धीरे धीरे करके बढ़ा। फिर टाइम के साथ अलग अलग वैरायटी की वीडियोस बनाता था। मुझे लगा शायद ये अच्छा नहीं है, डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ। सौरभ जोशी को देख रहा था उस टाइम पे, वही लॉकडाउन का टाइम था। तो उस टाइम मुझे लगा कि काम भी, क्योंकि एडिटिंग का भी काम कम हो चुका था और वो भी नहीं आ रहा था और कोई नया भी नहीं था। मुझे फिर उस टाइम पे यही सोचना पड़ रहा था कि क्या किया जाए कि लोगों तक पहुंचूं जिनको मेरी ज़रूरत है। बस उस टाइम पे फिर मैंने बनाया, व्लॉग्स बनाए, डेली व्लॉग किया। फिर मैंने ट्रैवल व्लॉग भी कर लिया, उसी में थोड़ा थोड़ा ट्रैवल का शौक था मुझे, तो मैं बाहर निकल जाता था। फिर और भी चीज़ें बनाई। तो धीरे धीरे मैं एक बार वाटर पार्क गया, वो मेरे लिए नई चीज़ थी, उसकी वीडियो बना दी, वो चल गई। फिर मुझे लगा शायद पानी में कुछ जादू है। पानी वाली चीजें मैं खुद की ऐसी सोच बना लेता था कि शायद ये फैक्टर रहा है जिसकी मतलब इसकी वजह से चल गया। हाँ। तो फिर मैंने स्विमिंग पूल, वाटर पार्क्स, जो होटल्स में स्विमिंग पूल होते थे हर जगह, बाथटब वगैरह, मतलब पानी 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 मैंने कर दिया। फिर मैं गोवा भी चला गया, क्या पता जो समंदर भी समंदर दिखा के, पानी दिखा के चल जाए। तो वो मेरा एक सोच थी मेरी एक, हाँ उससे चला। मगर उसके बाद जब वहाँ से चल गया तो फिर मुझे लगा कि अब ट्रैवल चल रहा है अपना, तो साथ में ट्रैवल करता चला गया और ये वीडियो चलने लगी और उससे फिर पैसा भी आ गया। फिर एक चीज़ और अच्छी थी कि इसमें पैसा कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ऑनर नहीं था सामने से। मैंने काम किया तो मेरा पे आउट मंथली ऑटोमेटिकली आ रहा है यूट्यूब से। यूट्यूब से पहली इनकम कितनी थी? पहली इनकम तो सबकी वही होती है, शायद $100 के ऊपर हो जाती है, निकल जाता है। मेरे 11-12 हज़ार रुपये थी पहली इनकम थी यूट्यूब से। कहाँ 3,000 से मैंने स्टार्ट किया था और 12,000 रुपये बिना किसी के रोके, बिना किसी से मांगे, वो पेमेंट ऑटोमेटिकली मतलब क्रेडिटेड हो जा रही है मेरे अकाउंट में। तो वो चीज़ अच्छी लगी थी। तो ऐसे ही सफ़र स्टार्ट हुआ है, जर्नी अपनी काफ़ी अच्छी रही है। कभी सोचा था इसमें आओगे, इस फील्ड में? नहीं, ऐसा कुछ सोच के तो नहीं आया था मैं।
मैंने बताया ना, मेरा तो यही था कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रही थी, जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस पर मुझे ऑन टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा, मांगना भी पड़ रहा है, और मैं अपने काम को ज़्यादा लोगों तक दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा था कि मेरे काम को जो मैं कर रहा हूँ कम से कम लोग देखें तो सही कि मैं मुझे कर क्या एडिटिंग रहा आती हूँ। है, हाँ मुझे करना क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। शायद कोई वो ऐसा इंसान मिल जाए ज़रूरतमंद जिसको वाकई में मेरी ज़रूरत हो और मैं उसके लिए काम करूँ, वो अपने मन मुताबिक या मुझे जो ज़रूरत है वो पूरी फुलफिल करे और पेमेंट मुझे अच्छी दे। सही बात है। तो बस उसी को दिखाने के लिए मैं आया था, अपना काम दिखाने के लिए यूट्यूब पे आया था कि मेरे काम को लोग जाने। और काम और कब आज दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड ब्लॉगर बन गया मेरा तो 80 मिलियन। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी नेपाल जाके, वो 80 मिलियन व्यूज गया। 80 मिलियन मैंने भी हाँ, देखा था वो। वो अलग ही था। तो ये टाइम के साथ हुआ है। और आज डेवलप पूरी आप पूरी तरह से अपनी मतलब अभी भी ग्रोइंग फेज है या फिर अब? नहीं, अभी मैं फुल टाइम इसको कर रहा हूँ, यही इसी से ही पूरी लाइफ चल रही है। घर भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, और इतना ट्रैवल भी करता हूँ इसके साथ में। तो ये यूट्यूब का ही ये दिया। बता दो लोगों को क्या ब्लॉगिंग से भी इतना पैसा है? हाँ, व्लॉगिंग से है भाई, व्लॉगिंग में बहुत पैसा है, मगर व्लॉगिंग के जो एक डार्क फेज हैं और भी जो बात करेंगे हाँ उसके बारे उसके में भी। बारे में करेंगे, मगर हाँ व्लॉगिंग में पैसा है। अब बीच में आपने सौरभ जोशी का नाम लिया, बहुत हाँ। सारे ब्लॉगर्स आए और हम्म, बहुत सारे लोग ठंडे भी हो गए, हम्म। लेकिन सौरभ जोशी इज स्टिल किंग ऑफ ब्लॉगिंग। कंटेंट है ना भाई, उसके पास कंटेंट है, वो हर दिन कुछ ना कुछ सोच रहा है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे को लाइफ जीनी है, वो लाइफ कम जी रहा है, वो हर दिन कंटेंट के बारे में सोच रहा है। बनाने से पहले वो अगले दिन की सोच लेता है कि मुझे क्या बनाना है उस दिन। अभी क्या हो रहा है कि लोगों के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सबको लगता है कि बस आए, वीडियोस बनाई, फेमस हो गए, पैसा आ गया, मगर ना स्किल सीख रहे हैं, ना डेली का वो कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। बस उन्हें लग रहा है कि शायद हम बना देंगे, पार्ट टाइम भी अगर हमने इस पे दे दिया तो पैसा आने लगेगा। और ये एक वो भी है, ट्रैप भी है ये, मैं ये बताऊं, शायद लोगों को नहीं पता होगा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लोगों को लगता है कि हमने वीडियो बनाया, हमको फेम मिला, हमको पैसा मिला, हमारी लाइफ सेट है। मगर इसमें वो फंस जाते हैं, उनको फेम दिख रहा होता है, वो ना मेहनत कर रहे होते हैं ना कुछ, और मगर टाइम के साथ साथ वो पूरा टाइम भी दे रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, अपना जो और काम कर रहे थे उसको छोड़ दे रहे हैं। तो अब एक फेम के चक्कर में कि 4 लोगों ने जान लिया कि ये तो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये तो व्लॉगिंग कर रहा है, अब वो उससे पीछे भी नहीं हट सकते कि इसको बंद करके मैं अपना दूसरा काम कर लूँ, वो भी नहीं कर पा रहे। लोगों को तो दिख रहा ना कि अगर आज मैंने बंद किया कितना डिफेम करेंगे लोग मुझे, कितनी बेइज्जती होगी लोगों के तुम्हें बीच डर में। लगा था इस चीज का? लग रहा था, मगर मुझे लगा था मैं कर लूंगा। नहीं, ये डर लगा था कि आप मुझे ब्लॉगिंग, मुझे हाँ ये क्योंकि तो एक इलाहाबाद का लड़का भाई ब्लॉगिंग आसपास को जब बताया कि भाई हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई किसी देख मेरे ले। आज भी रिलेटिव्स को नहीं पता है मैं क्या करता हूँ। उनको लगता है अरे कि फालतू लड़का है, घर में बैठा रहता है, फालतू घूमता है, ये पैसे बर्बाद करता है बस। उनको नहीं पता कि कहाँ से कमाता है, क्या करता है ये। 2 नंबर का काम तो 2 नहीं नंबर का है। काम करता है। मेरे मोहल्ले वालों को भी लगता है कि ये तो घर में पड़ा रहता है या फिर घूमने निकल जाता है, करता क्या है ये, पैसे लाता कहाँ से। कितनी सिटीज घूम चुके लगभग, कितनी कंट्रीज इंडिया से बाहर? कंट्री दो ही गया हूँ मैं, एक थाईलैंड गया था मैं, एक नेपाल गया हूँ। इंटरनेशनली अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ही घूमने को बहुत कुछ है। पहले थाईलैंड। पहले थाईलैंड गया था। मैरिड हो? मैरिड हूँ, मैरिज होने के बाद ही मैं थाईलैंड गया था। शादीशुदा होने के बाद भी शादीशुदा भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी जाओ। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। एंड अब बात करते हैं यार, जब शुरू कर रहे थे हाँ ब्लॉगिंग, एक आपका माइलस्टोन था जब जिस दिन इसी ब्लॉग्स बना होगा, हाँ 0 फॉलोअर्स। हाँ जी बिल्कुल। 0 से लेके 1000 फॉलोअर्स तक की जर्नी कैसी थी? बहुत मुश्किल था, मेरे 1 साल लगे थे। सोचो आज मैं 5 साल में मैंने 1 लाख पहुंचा दिया उसे, और 1 साल लगे थे सिर्फ 1000 पहुंचने में। कोई करता ही नहीं ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपने पास वही रिलेटिव्स होते हैं, आसपास अपने दोस्त यार होते हैं, परिवार होता है, वो तो वैसे ही चलते रहते हैं कि तो इसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, इसको 4 लोग जान रहे हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ में ही चल रहे हैं ना, उनको ही बुरा लगने लग जाता है कि यार इसको क्यों इज्जत मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। लोग तो इसको क्यों मैंने तो पहचान रहे मेहनत हैं? की है इतने टाइम में, मैंने तो उसे बनाया है उस चीज़ को, मैंने कमाया है उस चीज़ को, एग्जैक्टली। मगर उनको नहीं पता। वो सोचते हैं कि इसको इज्जत मिल रही है, हमें भी मिलनी चाहिए। इस चक्कर में तो आसपास रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी, वही जल जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए एक शब्द। रिश्तेदारों के लिए भाड़ में जाओ, मैं अपना काम करूंगा, आप अच्छा, भी करोगे दम है तो। कौन सा मोमेंट था जब ये लगा कि हाँ अब ये काम करेगा, ब्लॉगिंग में फुल टाइम कर सकता हूँ? हाँ, मैंने पहले छोड़ा नहीं था, मैं जॉब के साथ साथ मैंने 3 साल तक ब्लॉगिंग जॉब करी कहाँ है। कर रहे थे? जॉब में ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था नेताजी सुभाष पैलेस में। एक अच्छा। कंपनी थी, चेरिस करके था, और बाकी इनका सा इवेंट्स थे, जो जिन इवेंट्स कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था दिल्ली में ही। हाँ, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था एज अ ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर। तो उस काम के साथ साथ मैंने स्टार्ट कर लिया था यूट्यूब, और 3 साल तक मैंने उसे किया क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ से तो पैसा आ रहा है, यहाँ से नहीं भी आएगा तो लाइफ चल रही है। फिर मुझे एक टाइम तक लगा कि अब वो टाइम आ गया छोड़ने का, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेते थे, अपने कंटेंट पे कम दे पा रहा था। मुझे लगा कि अगर यहाँ वो टाइम दे दिया तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू या उससे ज़्यादा सब कुछ चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे।
तो फिर जब लग गया कि कितनी हाँ, सैलरी थी उस टाइम पे? बहुत कम थी, वो 21,000 रुपये मेरी सैलरी थी। 21,000 रुपये पे मैं वहाँ चल रहा था, मगर वो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर यहाँ मुझे पता चला कि जब मैं एक दिन का 21,000 ले सकता हूँ तो फिर मैं वहाँ क्यों करूँ। तभी मैंने छोड़ा था। ब्लॉगर्स कितना कमा रहे हैं? ब्लॉगर्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं। सिर्फ मैं यूट्यूब ही नहीं कहूँगा, अभी तो प्लेटफॉर्म्स कमाने के लिए बहुत सारे हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो गया, गया। इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम पेमेंट नहीं देता है, फेसबुक और यूट्यूब पेमेंट देते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देते हैं आपके अकाउंट में। इंस्टाग्राम नहीं देता, मगर इंस्टाग्राम पे अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप किसी कंपनी को अप्रोच कर लो जो आपके कंटेंट से मैच करता है। अगर डेली ब्लॉगर हो तो आप साबुन, शैम्पू, तेल कुछ भी बेच सकते हो। सही बात है। मगर अगर आपके नीश है, जैसे मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो मेरे से बहुत सारी बस कंपनीज, बहुत सी ट्रैवल कंपनीज अप्रोच करती हैं, खुद भी बुलाती हैं। बाकी मैं खुद भी अगर किसी को अप्रोच करता हूँ तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी है। एग्जैक्टली। तो कंटेंट अच्छा है तो आपको कोई भी दे देगा, हर जगह फ्री है आपके लिए। वायरल होने के क्या हैक्स होते हैं? सच में लड़के क्या ही दिखाएंगे अपने पास, उनके पास क्या है। वो मेहनत कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, शायद सालों लग जाए उनको। कोई आइडल है आपका? मेरा ऐसा कोई तो आइडियल नहीं है। जिसको देख के शुरू किया था ब्लॉगिंग? किसी ना किसी को तो देख के शुरू ही किया होगा। नहीं, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स देखता था। एक माउंटेन ट्रैकर हैं जो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम। वो वैसे प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर होने के साथ साथ वो ट्रैवल भी नाम? माउंटेन ट्रैकर करके है। माउंटेन ट्रैकर करके हाँ, उनका प्रोफाइल है। हाँ, माउंटेन ट्रैकर करके है। और वो इस टाइम पे कहीं किसी दूसरी कंट्री में है। और उन्होंने ना दिल्ली घूमा, ऑल वर्ल्ड वाइड घूमा, मगर वो ना बैकपैकर होते ना, उनके जैसे थे। बस बैग उठाया, निकल गए किसी कंट्री में। और कुछ कुछ तो वेबसाइट है जहाँ से वो लोगों के घरों में रुकते थे। मुझे वो वेबसाइट्स अभी याद नहीं आ रही हैं, मगर लोगों के घरों में रुकते थे, उनके लिए काम करते थे, वो इनको खाना भी देते थे, रहना भी देते थे। तो इस तरीके से बहुत लोकल घूमते थे। मुझे वो लाइफ बहुत पसंद है। मैं चाहता भी हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं अपनी इच्छा से ऐसे ही घूमूंगा। लोकल लाइफ, लोगों की लोकल ज़िंदगी, कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या लाइफस्टाइल है, अलग अलग विचारों को जानने को मिलेगा, बहुत आसानी से, बहुत करीब से देख पाऊंगा उन चीज़ों को। ऐसे घूमना चाहता हूँ। तुम सोलो ट्रैवलर हो या फिर ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं, करना मैं पसंद है? सोलो ही रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। कभी कभी मुझे शूट के लिए जाना होता है तो एक कैमरामैन एक साथ में रख लेता हूँ, बाकी मैं सोलो ही करता हूँ अभी। अच्छा। फैमिली भी, अब तो शादीशुदा हूँ, भूल जाता हूँ तो अभी भूल जाता हूँ, बहुत एपिक। हाँ, तो अभी कभी कभी फैमिली के साथ भी करता रहता हूँ। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज ही है। क्या पर्क्स होते हैं लव मैरिज के? कुछ नहीं, जो पसंद आ गया कर लिया। मैंने सोचा उम्र निकल रही है, शादी कर ली जाए, नहीं पता घर कौन मिलेगा वाले भी मुझे। कर ही रहे थे तो हमने कर ही ली। नहीं, घर वाले तो कहीं भी करा देते। मेरा बस इतना था कि करेंगे, अपने मन से करेंगे, पता नहीं कौन आ जाए, गले पड़ जाए। तो वो सीन था कि जो पसंद आएगी उसके साथ ज़िंदगी बिताना आसान होगा। सही बात है। पसंद ना आए तो फिर कैसे करेंगे? 4 साल बाद वो डाइवोर्स वाला सीन नहीं चाहिए। कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी? घर के सामने ही थे, देखते देखते पसंद आ गए। बस उसके बाद मम्मी से बोला, मम्मी शादी करनी है। फिर पापा से बोला? पापा से नहीं, हिम्मत नहीं होती। इंडियन लड़के जो होते हैं ना, वो भी खास करके जो बड़ा लड़का होता है घर का, पापा से बात नहीं करते। पापा इस रूम में तो मैं उस रूम में, पापा उस रूम में आज तो मैं हिम्मत निकल के है? बाहर। अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, मगर हाँ ये है कि अब उनको पता चल गया है कि लड़का कुछ तो अच्छा कर रहा है। कि अब गर्व से वो मेरे सामने तो नहीं बोलते, मगर अपने दोस्तों यारों के बीच में जरूर बोलते होंगे कि मुझे गर्व है, मेरा लड़का अच्छा कर रहा है। प्रॉपर प्रयागराज से ही हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ, मगर प्रॉपर दिल्ली में ही रहा हूँ। मैंने शायद 8वीं से ग्रेजुएशन तक मैंने प्रयागराज में टाइम बिताया है। मतलब जो पीक यंग लड़के का टाइम होता है, वो टाइम मैंने वहाँ बिताया। तो मेरी जो बोलने की शैली है, जो लहजा, जो टोन आता है, वो वहीं का आता है, प्रयागराज का ही। बाकी मैंने 8वीं तक भी मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई करी है। और उसके बाद भी मैंने ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने सारा दिल्ली में ही रहा हूँ, दिल्ली में ही पढ़ाई करी है। यानी लगभग 15-17 साल मैंने दिल्ली में बिताए हैं। जो 2009 वाला अतुल था, अगर आज कोई लड़का नया वैसे ब्लॉगिंग शुरू करता है, हाँ, क्या एडवाइस करोगे? लड़का या लड़की जो भी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक्सपीरियंस लो, पहले आप सीखो। सीधा आजकल छोटे बच्चा पैदा होता है, उसको कहते हैं कि मेरे बच्चे को व्लॉगर बनाना है, और वो बच्चे को बचपन से कैमरे के सामने बिठा देने। मैं कह रहा हूँ क्यों लाइफ ख़राब कर रहे हो उसकी। उसको लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस लेने दो, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लेके रखेगा, उसे जानने तो दो उसे करना क्या है। सही बात। ब्लॉगिंग ही करना क्यों ज़रूरी है? उसे और भी चीज़ें सीखने दो, उसका मन जहाँ आए वो करे। पहले तो एक्सपीरियंस, किसी काम को करने से पहले आपको आना भी तो चाहिए। आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, आपको बोलना कैमरे के सामने सीखना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिना पढ़े नहीं होती। आप
मतलब आपको नहीं पता होगा कि शायद बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे ही हैं, कुछ भी कचरा बना दे रहे हैं। अरे भाई 5-5 सालों से बना रहे हैं। मेरे से पहले कुछ लोग मैं स्टार्ट हुए समझ थे, रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि आप भी स्टार्ट करो। मतलब हम्म जिनके कहने पे मैंने स्टार्ट किया और मैं चल गया, क्योंकि शायद मेरा वो एक्सपीरियंस रहा था जो मैं घिस के यहाँ तक पहुँचा था, जिसकी वजह से मैं आज कर पा रहा हूँ चीज़ें। और वो जो नए-नए लोग बिना कुछ करे वो 9वीं 10वीं में है और उनको लगता है कि यार बहुत पढ़ लिया है, अब हम सिर्फ काम करेंगे, तो भाई उनके लिए सक्सेस के चांसेस नेगेटिव लगेगा, मगर उनके लिए जीरो है। आपको लाइफ का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलोगे आप? एग्जैक्टली पता है, पॉडकास्ट में भी हम जब करते हैं, बात करते हैं, किसी भी कोई हमारा गेस्ट आता है, उसके बारे में पूरा डीप रिसर्च करना होता है। वरना आजकल तो लोग, जब पहली मुलाकात होती है तभी पॉडकास्ट शुरू हो जाता है। मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता नॉर्मली, नहीं, मतलब बोलना भी नहीं लेकिन चाहिए। एक फैक्ट है, अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, अगर आप कैमरे के उस पार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोग उस पार अगर मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात पे भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी बात सही तरह से उन तक पहुंचाऊं। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो कंटेंट के नाम पे मतलब कुछ भी कुछ चल भी रहा है, दिखाया जा रहा है, कुछ भी। कुछ भी चल रहा चलिए है। बात करते हैं, ब्लॉगिंग का सबसे टफ पार्ट क्या होता है? तो ब्लॉगिंग का टफ पार्ट होता है, हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। शायद आप नहीं, देखने में लगता है कि वो घूम रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, उसको फ्री में ब्रांड डील्स मिल रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है। और डार्क रियलिटी क्या है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो? डार्क रियलिटी ये है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो हम्म आपको कहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कैसे रहोगे। बाहर का जो फूड व्लॉगर्स हैं इतना बाहर का खाना खा लेते हैं, कितने तो बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। हाँ बहुत सी उनके फूड व्लॉगर के लिए तो बड़ी दिक्कत यही है, खाना तो पड़ेगा, आप वीडियोस बना रहे हो तो आपको खाना पड़ेगा। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को लगातार ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे नींद ही नहीं मिलती, कई कई दिनों में सोता नहीं हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम्म सोने को नहीं मिलता मुझे। और लोगों को लगता है कि शायद लाइफ बहुत अच्छी है, तो मुझे भी मिलता है। मुझे गवर्नमेंट के अलग-अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बुलाते रहते हैं। तो अब मुझे बुला तो रहे हैं, लोगों को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा पैसा होगा। हम्म मगर कई बार होता है कि गवर्नमेंट जो बड़े-बड़े जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो बुलाते हैं, पेमेंट भी नहीं करते वो लोग। कि बार्टर-बार्टर चलता है। ये शायद बहुत से को पता हो, जो क्रिएटर हैं उनको पता होगा कि बार्टर पे ज़िंदगी चल रही है। तो सच्चाई बता चाय रहा भी हूँ। नहीं दे रहे क्या? और मैं ये बता दूँ आपको कि लोगों को लगता है कि बहुत पैसा है। हम्म बहुत से क्रिएटर्स की ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड पे चल रही है। है क्रेडिट कार्ड पे। मतलब वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से खा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से घूम रहे हैं, अगले महीने जो भी कमाया फिर उठा के उसी में भर दिया। तो अरे ये बहुत डार्क रियलिटी है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लाइफस्टाइल बढ़िया दिखाने के चक्कर में वो जितना कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अच्छा दिखाना भी पड़ता है इसमें। सही बात है। तो ये सब है जो लोगों को नहीं पता रील है। और रियल लाइफ में बहुत फर्क बहुत होता है। फ़र्क है। आपको कैमरे के इस पार दिखाते हैं कि दे आर रियली गुड हुँ। और वो अच्छा कर रहे हैं अपना, लेकिन वो एक असल जो इस पे जिंदगी शायद होती है। लोग बहुत कनेक्ट कर जाएँ कि वाक़ई में दिखाना पड़ता है लोगों को, कि जितना कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं लोग। कोई ऐसा ब्लॉगर है जिसे पसंद करते हो अभी आप? मैं तो ट्रैवल व्लॉग ही देखता हूँ, जिसके भी ट्रैवल व्लॉग होते हैं मैं लगभग देख लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। ब्लॉगर्स में किससे दोस्ती है दिल्ली में? दिल्ली में बहुत सारे क्रिएटर हैं, ऐसा किसी से खास दोस्ती नहीं है मेरी। मैं ट्रैवल करता हूँ क्योंकि व्लॉगर्स होते हैं ना, अपना साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले ही घूमना, क्योंकि खुद ही हम्म उन्हें कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। कोई भी अगर एक साथ में रहता है ना, वो आपको इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है, शायद आपका कंटेंट बनने ना दे। इसमें ये भी होता है कि 2 क्रिएटर एक साथ घूम नहीं सकते। ये शायद ये भी लोगों को ये कनेक्ट इसका करेगा। क्या मतलब है? 2 क्रिएटर इसलिए नहीं घूम सकते कि वो अपना कंटेंट बनाएगा, आप अपना बनाओगे, आपने कुछ अच्छा बोल दिया, सेम वो भी कॉपी कर रहा है आपको, और सेम टाइम पे करता है तो इरिटेशन आ जाती है कि सामने कर रहा है। सामने कर रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहा है, 2-2 क्रिएटर, 2-2 कैमरे ऑन है, तो कंटेंट अच्छा नहीं बनता। अतुल, जब से शुरू किया है आज तक का हुँ। मंथली हाईएस्ट रेवेन्यू क्या था? कुछ अगर नंबर बता सको तो। ऐसा नंबर तो कैसे बताएँगे, मगर हाँ, मेरा यूट्यूब पे मेरे को बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आई है। लगभग वही 1.25 लाख इतना रहा है मेरा यूट्यूब पे मैक्सिमम। बाकी इंस्टाग्राम से तो उतना ही मेरे को एक वीडियो का भी मिला है। हाईएस्ट मंथली, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपना मिला के बताएं, एक महीना ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा आप कोई नंबर बताओ आप, मेरे को 2-3 आया हाईएस्ट होगा, अर्निंग। हाँ 2-3 लैक्स इतना ही आया है। हाँ, इतना ही? हाँ इतना ही आया है, 2-3 लैक्स। बहुत उड़ा के नहीं बताना है, क्योंकि उतना ही एग्जैक्टली। सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को 2-3 लैक्स ही आए हैं एक महीने का मैक्स किसी मंथ में। अच्छा। उसमें भी सीजन चलता है, आपको पता है कि हर ब्लॉगर का एक सीजन होता है। कभी कभी देखने को मिलता है हमें तुम्हारा कि क्या सीजन है? मेरा सीजन है जब ट्रैवल ज़्यादा चले, छुट्टियाँ।
छुट्टियों के टाइम छुट्टियों पे, के टाइम समर पे सब वैकेशन और ट्रैवल विंटर करते हैं। समर वैकेशन। वैकेशन पे मेरी वीडियो सारी अपने आप ऑटोमेटिकली जितनी भी मैंने डाल रखी इन पे रॉयल्टी मिलती है हमें। तो जब सारी एक साथ चलने लगती है तो वो पीक सीजन होता है, उस पर हमारे रेवेन्यू अपने आप ऊपर छप्पर फाड़ के निकल जाता है। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली जो नहीं चल रही थी, मान लो किसी में 50,000 सैलरी अगर किसी महीने में आ रही है यूट्यूब से, तो ऑटोमेटिकली 1.5 लाख 2 लाख पहुंच जाती है, और ऐसा होता है सीजन में होता है। अच्छा, तो अतुल, जब आपने डिफरेंट सिटीज, आप पहाड़ों पे गए हैं? मैं पहाड़ों पे ही रहता हूँ। आपकी, माउंटेन गाय कह सकते हैं मुझे, ये आप मुझे बनी बताओ, हूँ मैं। सब अगर जैसे किसी को घूमने जाना है, हाँ, अगर किसी को घूमने जाना है, क्या डेस्टिनेशन सजेस्ट करोगे जो बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन वहां जाना चाहिए, वर्थ इट है? जगह तो बहुत हैं। देखो, सबसे सस्ता मैं बताता हूँ उन सभी जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए। अगर दिल्ली के आसपास रह रहे हो, सबसे सस्ता सबसे सस्ता ऋषिकेश चले जाओ। बस कितने में? बस मिलती है शायद आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, और एक बढ़िया स्लीपर बस लोगे तो 500 रुपये के आसपास आएगी। बैठ के सोते हुए चाहे जैसे चले जाओ, 3-3.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। ऋषिकेश पहुंच के वहाँ आपको पहाड़ भी मिलता है, पानी भी मिलता है, झरना भी मिलता है, नदी भी मिलती है, एडवेंचर भी मिलता है, और सुकून भी मिलता है। और क्या चाहिए एक इंसान को? महादेव भी मिलते हैं, हाँ, गंगा आरती वो सब देख सकते हो। तो हरिद्वार सबसे करीब है और सबसे अच्छी जगह मैं कहूँगा, कंप्लीट है अपने में। हरिद्वार ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश कंप्लीट है अपने में। आपने नेपाल भी विजिट किया है? नेपाल किया है, मैं फिर से किसी भी, जब कंट्रीज बदलते हैं, जब जगह बदलती है, हाँ। कैसे, क्या खाना उनका कैसे बदलता है? खाने का बताओ थोड़ा। खाना मैं नेपाल से ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, नेपाल इंडिया के जैसा ही है, वहाँ लगभग हमको मिल जाता है इंडियन फूड। अच्छा। अगर थाईलैंड की बात करूं, मेरा वही एक्सपीरियंस रहा है। थाईलैंड का बताओ, थाईलैंड का एक्सपीरियंस बताओ। एक ही एक्सपीरियंस रहा है। तो थाईलैंड की बात करूं तो थाईलैंड में इंडियन फूड ऐसा है कि अगर वहाँ का लोकल फूड आप खाते हो, स्ट्रीट फूड कुछ खाते हो, तो आपको 100, 200, 300 रुपये में मिल जाएगा। वहीं आप इंडियन फूड की बात करोगे तो आपको पंजाबी ढाबे मिलते हैं, सीधा जंप करेगा वो। हाँ, वो 250 रुपये का खाना, 200 रुपये का खाना सीधा आपको 5,000 रुपये 4,000 रुपये में जंप कर जाएगा। इतना महंगा, इतना कॉस्टली है, बहुत अंतर है, लगभग 20 गुने का अंतर आ जाता है प्राइस में। थाईलैंड की जो डार्क रियलिटी सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है, वो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ इंडिया में भी होना चाहिए। सच में लोगों को जरूरत है, और फिर उसी की वजह से बहुत सारे ये जो गलत काम होते हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि जिनको जाना है वो तो जाएगा, वो करेगा। उससे तो थोड़ा सा वो जो दुर्व्यवहार, जो गंदगी देखने को मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हैं? क्या फ़ोन ही काफ़ी होता है, या फिर आपको और भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं अगर आप शुरू कर रहे हैं एज अ बिगिनर? स्किल होना चाहिए, फ़ोन कुछ भी हो मैटर नहीं करता। मतलब क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी से ज़्यादा वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी, एंड कंटेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कैमरा चलता है, कैमरा कुछ भी हो चलेगा आपका। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप क्या बना रहे हो आपको पता होना चाहिए, आप किन लोगों के लिए बना रहे हो, क्या वो किसी को कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्या आपका कंटेंट किसी को कुछ सिखा पा रहा है, क्या आपका कंटेंट किसी को हंसा पा रहा है। मतलब कुछ अगर दे रहा है उस कंटेंट से, आप कुछ दे रहे हो लोगों को, तब तो वो वैल्यूएबल है, वो कंटेंट चलेगा, अपने आप चलेगा। आज नहीं चलेगा, एक टाइम लगेगा, शायद साल 6 महीने लगे उस प्लेटफॉर्म को समझने में कि किन लोगों के लिए आप कंटेंट बना रहे हो। सही बात है, बाकी अपनी ऑडियंस पकड़ना जरूरी होता है। हाँ, वो टाइम लगता है। वो नीश किन लोगों के लिए बना रहे हो ना, वो प्लेटफॉर्म को भी समझना चाहिए कि किन लोगों को दिखाना है आपका वीडियो, तब वो स्किप नहीं करेगा। आपके जैसे लोग मिल जाएं आपको तो फिर चल जाओगे आप। फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ। क्रिकेट नहीं देखते हो? क्रिकेट नहीं देखता हूँ। कौन सा स्पोर्ट देखते हो? स्पोर्ट्स देखता ही नहीं मैं। मूवीज? हाँ, मूवीज देखता हूँ। फेवरेट एक्टर? मूवीज, फेवरेट एक्टर कोई भी जिसने अच्छी मूवी निकाल दी वही अच्छा है। एक होता है पर्सनली फेवरेट की, शाहरुख खान? नहीं, शाहरुख खान तो नहीं है। एक टाइम पे सलमान खान था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था उसका मैं। अब बंद हो गया? अब बंद हो गया। अब ट्रैवल करता हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिलता, सिर्फ ब्लॉगर्स को देखते हैं, जमाना उन्हीं का ही है। एडिटिंग में कितना टाइम लगता है? एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। एक बार बता दो बस, हाँ। अगर 60 सेकंड की रील एडिट करनी पड़ती है आपको, जो 60 सेकंड में दिखती है, उसे एडिट करने में कितना टाइम लगता है? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि बनाने का तरीका होता है, या तो आप पहले स्क्रिप्ट लिख लो शूट करने से पहले, या फिर शूट करने के बाद आप स्क्रिप्ट लिखो वीडियो को देख के कि आपने क्या बोला है। हाँ, क्या बोला है उसके हिसाब से। और सिर्फ उस स्क्रिप्ट को लिखने में मेरा सारा दिन चला जाता है। कई बार तो वो भी एक दिन में नहीं आता, तो बिना एडिटिंग के। अभी एडिटिंग स्टार्ट नहीं करी है मैंने, मेरा दिन चला जाता है। तो मैं 1-2 दिन सोचने में लगा देता हूँ कई बार। हमेशा नहीं होता, हमेशा होता है कि 2-4 घंटों में कुछ ना कुछ थॉट आ जाता है। मतलब दिमाग में मैंने डाल दिया कि ऐसा कुछ मैंने शूट किया है, इसके लिए मुझे क्या देखना है, क्या बनाना है। तो स्क्रिप्टिंग दिमाग में चलती रहती है, जैसे कुछ क्लिक हुआ तो मैंने लिख लिया उस चीज़ को। हम भी जब गेस्ट किसी को इनवाइट करना होता है तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करना पड़ता है, लगभग 2 से 3 दिन मिनिमम लग ही जाते हैं। लगते हैं क्योंकि उसकी कोर बिल्कुल बेस से उसको उठाना, उसकी सारी चीज़ें उठाना।
अतुल, आपके बारे में एक चीज़ मैंने, जब मैं आपको पढ़ रहा था तो हाँ मैंने हाँ आपको जब देखा, एक वायरल होना जब शुरू हुए थे, एक डायलॉग था, हाँ। बताओ। महिला मित्र। मैंने सोचा नहीं था कि ये वायरल हो जाएगा। मैंने बनाया वीडियो, उसमें मैंने बोला, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ, वहाँ मोस्टली हिंदी बोलते हैं लोग, हाँ। शुद्ध हिंदी टाइप। हम्म। तो वहाँ पे अब गर्लफ्रेंड तो बोलते नहीं है, महिला मित्र बोल देते थे। तो वही बात मैंने उठा के मैंने अपने वीडियो में डाल दी, मैंने महिला मित्र बोला। अब एक बार को लोग थोड़ा सा वो लोग हुए क्या बोलता है ये, मगर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि यार महिला मित्र गर्लफ्रेंड बोल रहा है ये। तो लोगों ने इस वर्ड को इतना कॉपी किया कि वर्ड ही वायरल हो गया। महिला मित्र वायरल हो गया। वायरल हो गया, इस पे गाना भी बना एक। महिला मित्र अतुल की देन है। हाँ, महिला मित्र मैंने ही दिया है। महिला मित्र मैंने दिया है। अच्छा अतुल, एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है। जी। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। हम्म, सोशल मीडिया पर कोई भी एक्टिव होता है, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव डीएम्स भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। बिल्कुल। नेगेटिव चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं आप? स्टार्टिंग में मैंने पहले वीडियो डाली थी, तो वो उस टाइम पे मुझे इतनी गालियाँ पड़ी थी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनका रिप्लाई दिया उस पे, मगर रिप्लाई देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और भी नहीं गालियाँ है। पड़ी उसके बाद। तो फिर टाइम के साथ वो समझ में आ गया कि मुझे वो देखना ही नहीं है। क्योंकि वही कहीं मैंने सुना था कि अगर आप अपने को देख रहे हो, चलो 1 2 4 गालियाँ पड़ रही हैं, आपको बुरा लग रहा है। जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, या फिर मोदी जी को ले लो, सबको गालियाँ कितनी पड़ती हैं। गालियाँ पड़ती हैं। क्या वो उनको बुरा लगता है? क्या वो हर दिन हर किसी का रिप्लाई देने जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो अच्छा होगा आपके लिए कि अपनी लाइफ को आप आगे देखो, आप कहाँ जा रहे हो, सही जा रहे हो कि नहीं। गालियाँ छोड़ दो, वो उसको अवॉइड करके हमें आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करके अवॉइड कर अपने देना आप चाहिए, अपने उसे काम पे भूल ही फोकस जाओ। हाँ, करना काम पे चाहिए। फोकस होना चाहिए, बिल्कुल। फेवरेट लीडर? लीडर में तो अभी क्या ही बताऊँ, इस पे तो नहीं, चर्चा बोल ही दो। ना करें तो ज़्यादा नहीं, बेहतर। बात करो। इस पे आप भी एक अपनी ऑडियंस लेके बैठते हैं, देखो, आपका भी। हर नेता मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। कोई भी पकड़ लो आप, कोई भी आ जाए, किसी को भी आप चुनाव जिता दो, तो शायद वहाँ पहुँचते-पहुँचते करप्ट हो जाता है। शायद वो काम नहीं कर पाता, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे मुझे नहीं पता। मगर हर किसी नेता की कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे अभी 2-3 नेता आम आदमी पार्टी के थे, अपने केजरीवाल जी, उन्होंने स्कूल शायद अच्छा किया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाए वो उनके टाइम पे अच्छा था। बीजेपी की बात कर लूँ तो फिर ये इन्होंने सड़कें बड़ी अच्छी बनाई हैं, उनकी भी तारीफ़ करनी लॉ एंड पड़ेगी। ऑर्डर यूपी में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर वो काफ़ी अच्छा हुआ है, बिल्कुल। और ऐसे ही जब शायद अपने के इनके थे, क्या नाम है, राहुल कांग्रेस। गांधी जी, कांग्रेस थी अपनी, तो उनके टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी थी कि उन्होंने ना जो गरीब तबके थे शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम किया। अतुल ने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। ये शायद उनके दिल की आवाज़ ना हो, लेकिन कैमरे के लिए उन्हें नहीं यही नहीं बोलना नहीं, था। वाकई में मैं बता रहा हाँ, हूँ, मैं किसी समझ एक को सकता लेके हूँ। चल ही नहीं सकते ना आप अगर मान लो कि मैं कहूँ कि मोदी जी सबसे बेस्ट नहीं, दुनिया में, नहीं, इनसे जैसा बिल्कुल। कोई नहीं। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में कभी किसी एक आदमी का हाथ होता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। एक एक चीज़ में, एक हाँ, एक चीज़ में सबका एक मिलके प्रयास होता है, तब जाके कोई कंट्री एक डेवलप कंट्री बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्या हर जर्नी को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है? हर जर्नी को तो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, और कर भी नहीं पाओगे आप। कर भी नहीं मैं पाओगे अपना यार। बताता हूँ, मैं लद्दाख गया था, मेरे लाइफ की शायद सबसे डेंजरस जर्नी थी वो। क्यों? क्या हमको हुआ? नहीं पता था कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी से बॉडी पे क्या इफेक्ट आते हैं। तो हम तो यहाँ से पूरी तैयारी के साथ इतना लोड करके निकले थे, सामान कपड़े ऊपर हमने इतना ले लिया था कि हमें लगा कि कितनी भी ठंड आ जाए कुछ नहीं होगा। मगर हमने बारालाचा एक जगह है, हाईएस्ट पास है, जो पहला पास पड़ता है अगर मनाली के रास्ते हम जाते हैं, तो उसको हमने जैसे ही पार किया तो वहाँ पे सरचू एक जगह जहाँ हमने नाइट स्टे किया था, ना वहाँ ऑक्सीजन थी, ना पेड़ थे, ना ही कोई जानवर था। वहाँ के लोकल के लोग थे, वो फुटबॉल भी खेल रहे थे, हमें लगा बड़ा नॉर्मल है। रात हुई, ठंड इतनी तेज हुई कि हमारा टेंट वेंट सब धरा का धरा ही रह गया। हमने लगा तो लिया था, मगर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें चैन भी बंद कर लें, हवा भी रोक लें। खाना हमने बनाया, वो सारा खाना ऐसे पड़ा रह गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से दिमाग काम करना बंद कर चुका था। दिमाग काम नहीं कर रहा था, पूरे शरीर में सबको उल्टियाँ हो रही थी। जो हमारे साथ 6 लोग हम गए थे, सब इधर उधर पड़े हैं, रात में सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। तब पता चला कि ये जर्नी मेरी बड़ी खतरनाक जर्नी है, और दोबारा भी करना चाहूँगा। वो एक्सपीरियंस अच्छा था, वो जगह अच्छी थी, मगर उसके लिए वो सलाह है कि अगर कोई भी जर्नी आपको ऐसा खतरनाक करनी है तो उसके पहले प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। आप मतलब कहीं भी जाना चाहते हैं, अपना प्रिपेयर करके जाइए, उस जगह के प्रिपेयर बारे करके ही में जाना चाहिए। पता हाँ, करके जाइए। पता करके जाना चाहिए। हमने पता भी किया था, मगर नहीं पता था हमारे साथ। एक एक्सपीरियंस बंदा लेके जाएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर है, जो पहले जा चुका जो जा चुका है। हमने उल्टियाँ करी थी, और हम 3 दिन हमें लगा था हमें ठीक होने में। और एक दवाई होती है, जो अगर जाना चाह रहा है उसके लिए बता दूं, डायमॉक्स है। डायमॉक्स 2 दिन पहले से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, वो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखता है। वो लद्दाख का वो जो सिकनेस होता है, माउंटेन सिकनेस वगैरह, वो तो आपको कम कर देगा अगर आप लद्दाख जाते हैं तो। जाते हैं तो। ठीक है। डायमॉक्स। अतुल, कभी क्विट करने का मन किया आपको?
अभी तक तो ऐसा कोई सिचुएशन आई नहीं कि क्विट करिए कभी किया मतलब जाए। ऐसा कोई सिचुएशन, कभी मतलब व्यूज ही नहीं आ रहे, होता हम है वीडियोस डाल रहे थे। ये हाँ व्यूज ना आने वाला होता है। मेरे साथ हर साल 2-3 बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये होता है ना, एल्गोरिदम्स प्लेटफॉर्म्स चेंज हाँ, करते चेंज हैं, होते रहते हैं। चेंज होता रहता है। और हर उन इंसान के लिए होता है ये कि जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको भी समझा जा सके। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि हर तरह के लोगों तक पहुंचा जा सके। तो अपना कंटेंट टाइप जो हम बना रहे हैं, शायद उस पर नई रिसर्च कर दे यूट्यूब या इंस्टाग्राम, नई रिसर्च कर दे आपकी वीडियोस पे, वो पहुंचे ही ना उस ऑडियंस तक। कई बार होता है मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग कहते हैं भैया आपकी वीडियो आजकल आ नहीं रही, क्या बनाते नहीं हो आप? तो पता चलता है पहुंच ही नहीं रहा मेरी वीडियोस उन तक। तो बस वही है कि उस टाइम पे लगता है कि शायद छोड़ देना चाहिए, यूट्यूब नहीं करना चाहिए, शायद नहीं मजा आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहे, डिमोटिवेशन होता है। मगर मेरे हिसाब से लगे रहो निरंतर, वो चलता रहेगा और पैसा आएगा भी, और टाइम के साथ वो ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा चलता है। अभी यूट्यूब का क्या एल्गोरिदम है? इस टाइम पे सही चल रहा है, इस टाइम पे लोगों तक पहुंच रहा है यूट्यूब। मेरे हिसाब से तो ठीक है, बस वही एक बार टाइम लगता है। आप जब स्टार्ट करते हो ना तो 1 साल 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने 1 साल, किसी किसी के 1.5 साल लग जाते हैं। वो पहली बार समझने में टाइम लेता है, बस उसके बाद आपका वीडियो चलता रहता है, अगर आप कंटिन्यूअसली उसको करते रहते हो। हाँ, कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी होती है? वही मेन है, कंसिस्टेंसी ही मेन है। ये सौरभ जोशी से मैंने सीखा था, इंडिया को जो टॉप क्रिएटर कह देते हैं। आपने 2-3 बार नाम ले लिया, तो सौरभ जोशी के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, मुझे नहीं पता कितनी स्किल है उसके अंदर, मगर उसके अंदर एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, उससे वो चल रहा है। डिसिप्लिन है अपने काम के लिए वो। हाँ, मैं एक डायलॉग बताऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो जी अपने जी, राष्ट्रपति जी रहे बिल्कुल। हैं, उन्होंने एक टाइम पे एक शिष्य थे, उनको ज्ञान दिया था कि उन्होंने, एक शिष्य ने जाके पूछा, वो मेरे जो शिष्य थे वो मेरे गुरु थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अब्दुल कलाम जी से मिलके पूछा कि मुझे अगर साइंटिस्ट बनना हो तो मैं कैसे बनूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। अब आप भी सोच रहे हो कि ये कैसी बात हुई कि पढ़ने में मन नहीं लगता और साइंटिस्ट बनना है। तो उन्होंने कहा बस एक ही मंत्र ले लो, लगन से लगातार लगे रहना, ये 3 L लगा लो, आपकी लाइफ सेटल है। लगन से लगातार लगे रहो। तो यही फॉर्मूला हर जगह काम करता है, और यही फॉर्मूला मैं लेके चलता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी देख रहे हैं, अगर उनके लिए ये फॉर्मूला उन्होंने अपने पीछे लगा लिया ना, वो सक्सेस है। एल लग गए, एल लग गए तो लाइफ सक्सेस। हाँ, लाइफ में सक्सेस मिलनी है। अतुल, एक चीज़ होती है कि जब आप शुरू करते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, अपने फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। उन सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया था जब पता लगा था सब लोगों को कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं? उनको पता था कि ये कुछ तो बनाता है, उनको पता था ये एडिटर है, मगर उनको ये नहीं पता था कि ये पैसे कैसे कहाँ से कमाएगा। उनको लगा था जॉब तो कर रहा है। एक टाइम पे मैंने जॉब भी छोड़ दी, और फिर थोड़ा डर तो रहता है, क्योंकि अब मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। बेटी भी है मेरी, एक बेटी 4 साल की है। तो ये सब के साथ आप लेके चल रहे हो, वो भी अनसिक्योर एक जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ये अनसिक्योर ही है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। कब आपका चैनल खत्म हो जाए, कब आप खत्म हो जाओ। मगर मेरे को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एडिटिंग आती है। आज बंद हो जाए, मैं अपना एडिटिंग का काम कर लूंगा। मैंने इसके पहले फ्रीलांसिंग करी है, मैंने कंपनीज में काम किया है, मैंने जॉब्स करी हैं, और इतना एक्सपीरियंस के बाद मैंने शूटिंग भी किया। मैंने फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी पढ़ी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। ओके। हाँ, मैंने 2 साल का वो भी कोर्स किया है। तो जब मैंने इतनी पढ़ाई करके इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, फिल्म मेकिंग में ऐसा क्या चीज़ है जो आपने नहीं की है? अब मुझे वो बताओ। मतलब एडिटिंग आप कर चुके हैं, सिनेमेटोग्राफी हाँ, मैंने ड्रामा भी किया है। मैं यही बात पे मैं आने मैंने वाला ड्रामा भी किया है कि यूनिवर्सिटीज में होता था, नुक्कड़ नाटक कराते थे। हाँ। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ ना, मुझे नुक्कड़ नाटक में थोड़ा शौक होता था, तो मैं जाके उसमें कुत्ता बना था एक बार। एक्टिंग मुझे उतनी मिलती थी। हाँ, कभी पेड़ बना दिया, कभी कुत्ता बना दिया, तो मैंने वो चेयर बना दिया, तो कुछ भी बना देते थे। तो वो उतना ही किया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया एक्टिंग में। मगर हाँ, मैंने फोटोग्राफी वहाँ से पढ़ाई करी थी, सिनेमाटोग्राफी पढ़ी है मैंने, वो बैकग्राउंड हिस्ट्री से पढ़ाई करी है। जब एक वो फिल्म को आप लैब में प्रोसेस करके इनलार्ज करते हैं, फोटो प्रिंट करते हैं, वो वाली पढ़ाई भी करी है। कहाँ से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई है। अगर कोई शुरू कर रहा है, हाँ, कितने पैसे कमा सकता है ब्लॉगिंग से? अनलिमिटेड। करोड़ों का एक वो है। हाँ, क्या करोड़ों कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, करोड़ों कमाए जा सकते हैं, मगर मैंने नहीं कमाया तो मैं नहीं कहूँगा। जिसने जितना कमाया है, जिसको जितना एक्सपीरियंस है। बट अभी आप फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना? मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, आप फुल टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इट मीन्स आप ऑब्वियसली एक अच्छा अमाउंट अर्न कर ही रहे होंगे। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ। अगर मेरी वीडियोज़ भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं कि कहाँ से लाता है इतना पैसा। बोल तो रहा हूँ, लोगों को लगता है मैं कुछ गलत काम करता हूँ। हाँ, लोगों को लगता है घूमने के लिए पैसा कहाँ से आता है, करता तो कुछ है नहीं। हाँ, करता कुछ नहीं है, इतना घूमता कैसे है, इतना घूमता है, नाम, इज्जत, शोहरत, हर चीज़ मिल रही है इसको, आखिर करता क्या है ये?
तो कुछ लोगों को लगता है गलत काम है, कुछ लोगों को लगता है बीजेपी ज्वाइन कर लिया मैंने। अरे भाई साहब। सच में, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में ही पैसा है, तो लोगों को ये भी लगता है। अब उसका क्या किया जा सकता है। आपकी मगर वाइफ हाँ, भी कंटेंट क्रिएट करती है? नहीं, वो सिर्फ एंजॉय कर लेती हैं खुद अपने टाइप का, वो लेडीज कंटेंट कभी बना लिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रोफेशनली नहीं बना रही हूँ, अपने एंटरटेनमेंट के क्या लिए आप बना चाहते लेते हैं। हैं? मैं चाहता हूँ कुछ तो करे, क्योंकि लाइफ में खाली बैठने से अच्छा है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप सिखा रहे हैं उन्हें? मैंने एडिटिंग थोड़ा बहुत सिखाया था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अपनी भी इच्छा होती है, मैंने प्रेशर नहीं नहीं, करना चाहता, बिल्कुल देना नहीं बिल्कुल। चाहता कि यही करना है उसको। मैं चाहता हूँ कि जो भी करना चाहें वो करें। अतुल, एक वन लाइन एडवाइस नए लड़कों के लिए जो एडिटिंग, जिन्होंने एडिटिंग या फिर ब्लॉगिंग या फिर अब किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, वन बिना लाइनर सीखे मत एडवाइस। आना, यही एक एडवाइस है। बिना सीखे मत आना। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि ये ऐसा एक ब्लैक होल कह सकता हूँ मैं इसको, हाँ, एक गहरा काला गड्ढा है जिसके अंदर आप गिर गए तो निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप उन रिलेटिव के सामने आप अपने आप को दिखाते रहे हो मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया हूँ, आप डेली कंटेंट बना रहे हो, कितने तो छपरी मैं कहूँगा कि वो डेली कुछ ना कुछ डांस करके बना रहे हैं, अपनी लाइफ लगा दी उन्होंने, कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फुल टाइम उन्होंने झोंक दिया है कि शायद वो कंटेंट क्रिएटर बन जाए, मगर पूरी ज़िंदगी रगड़ेंगे तो पैसा नहीं आता। सही दिशा में, सही पढ़ाई के साथ, ये भी एक फुल टाइम जॉब है, आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा, लगन से लगातार लगे रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं पैसा आएगा। एल लगाने पड़ेंगे। एल लगाने पड़ेंगे, और वो नहीं करना है कि आपको बस कंटेंट बनाना, बस व्यूज के पीछे पागल है, कहीं से व्यूज आ जाए, शायद मैं वायरल हो जाऊं, शायद मैं अगर पेट्रोल पी लूं तो शायद मेरा कुछ तुमने अच्छा। किया है कभी ऐसा नहीं कुछ? नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, मगर मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि शायद कुछ अतरंगी कर रहे हैं, एक बार वायरल हो जाए तो लाइफ में कमा मैंने लेंगे। देखा था, अभी कल परसों की बात है, मैंने एक रील देख रहा था, उसमें हाँ एक लड़का बाइक चला रहा है अपनी, एक हाँ। स्पोर्ट्स बाइक थी, और ट्रक के नीचे आके वीडियो बना रहा है। ट्रक के नीचे बाइक से आ रहा है, वीडियो बना रहा है, बाइक जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और मुझे वो सोचो मतलब क्या वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। 18-20 साल का लड़का। उसे कुछ नहीं पता, उसे तो बस इतना पता है कि शायद व्यूज आ जाए मैं पैसे कमा लूंगा। यही गलत फहमी है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मत आओ, मत करो यूट्यूब, छोड़ दो, कुछ रखा ही नहीं है इसमें। क्योंकि ऐसे सोच को लेके अगर आप आ रहे हो, आपको स्किल कुछ है ही नहीं आपके अंदर, आपको आता कुछ नहीं है, और आप सोच रहे हो कि बस आए और यूट्यूब में लाखों छाप दोगे, तो ऐसा नहीं होता। जितने भी बड़े क्रिएटर है ना, कुछ तो फैमिली बैकग्राउंड से बहुत मजबूत रहे, उनको कमाना ही नहीं है इस पे, वो तो सिर्फ फेम और नेम के लिए आए हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास वाकई में पैसा है, आप नेम फेम के लिए आ रहे हो तो ठीक है, आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, आपके पास कोई स्किल नहीं, आपने पढ़ाई नहीं करी और आप सोचते हो करोड़ों कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे। दिल्ली में आपका अपना घर है? दिल्ली में मेरा अपना घर है। आपने बनाया? मेरा बनाया हुआ नहीं, पापा का बनाया हुआ है। अच्छा। मगर हाँ, अब थोड़ा थोड़ा हम बना रहे हैं, आगे जो पापा ने बनाया था उससे हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको। जैसे अभी स्टार्टिंग हमारी 2 फ्लोर से थी, अभी 4 फ्लोर हमने कर लिया। टाइम के साथ अगर कुछ और अच्छा हुआ तो कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, वो तो टाइम के साथ बढ़ता रहता है। अगर अतुल अगर आप चाहें, आज क्या आपके पास इतना आपने ब्लॉगिंग से अर्न कर लिया है कि आप अपना घर बना सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैंने खर्च ना किया होता तो मैं बना लेता, इसमें खर्च भी है। खर्चा कहाँ से? खर्चा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हर दिन आपके पास स्पॉन्सर नहीं होता, लोगों को लगता है कि शायद हर दिन पैसा आ रहा होगा, पैसा आता भी है, मगर आप एक एक ट्रिप करते हैं, जब आप ट्रैवल कंटेंट बना रहे होते हैं, कंटेंट टाइप होता है कि आप किस टाइप का वीडियोस बना रहे हैं, घर पे बैठ के बना रहे हैं, शायद वो पैसा आपके लिए सफिशिएंट हो, आपने 5 लाख कमाया महीने का, तो आपको लग रहा है कि यार 5 लाख आए हैं, तो अब इन पैसों का कहीं यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको जाना कहीं नहीं, खर्चा कुछ नहीं है। अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके पास 5 लाख आ रहा है, महीने के 2 ट्रिप मार लिया आपने, सारा पैसा खत्म। ट्रिप्स बड़ी महंगी होती हैं, स्पॉन्सर्स मिलते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं 5 स्टार में रुक रहा हूँ, कहीं भी रुक रहा हूँ, कुछ भी खर्च कर रहा हूँ, महीने के इस हिसाब से मैं देखूंगा तो शायद अब तक मैंने 4-5 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, अगर मैं जिस हिसाब से मेरा खर्चा लोगों को देखने में लग रहा होगा, मगर शायद वो पैसा मेरा स्पॉन्सर्स रहा है। मैक्सिमम स्पॉन्सर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे बुला इसके के बारे देती में हैं। ही बात बताओ आप। हाँ। अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सबसे ज़्यादा आसानी से पैसा कहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली पैसा कहाँ से आप ले सकते हैं? यूट्यूब कंसिस्टेंसी के साथ देता है, आप वीडियोस ठीक है। डालते रहो, आपकी रॉयल्टी मिल रही है। अगर आज मैं डालना बंद भी कर देता हूँ, मेरी वीडियो साल 2 साल 3 साल तक चलेंगी, तब तक मुझे मिलता रहेगा। शायद उनके बाद वो आउटडेटेड हो जाए, उसके बाद कोई देखे ना उसे, ठीक है। मगर जब तक चलती रहेंगी, ऐसा सदाबहार कंटेंट अगर आपने बनाया है यूट्यूब पे तो हमेशा मिलता रहेगा आपको, ठीक है। रॉयल्टी है। मगर इंस्टाग्राम ऐसा है कि आपको स्पॉन्सर्स देते हैं पैसा। स्पॉन्सर्स कुछ ऐसे कि जैसे आप डेली व्लॉग, मैंने बोला कि डेली व्लॉग बनाते हो, आपको साबुन तेल शैम्पू का बीच बीच में आता है कि भाई आप अपना कुछ भी कर रहे हो, आप नहा के जा रहे हो निकल के, तो आपने दिखा दीजिए ये वाला लगा रहा हूँ और मैं इससे गोरा हो जाता हूँ, या फिर ये वाली क्रीम है मेरे पास, इसको लगा के देखो मेरे ये डार्क सर्कल्स हट गए, ये हो गया, सब ठीक हो गया। तो वो आपको दिखाने का पैसा देते हैं और अच्छा पैसा देते हैं वो। शायद Okay. यूट्यूब आपको 1 लाख रुपए महीना देता हो और इंस्टाग्राम आपको पर वीडियो का 1 लाख रुपए दे रहा हो। फेसबुक
फेसबुक देता है, वो उस पर थोड़ा ओल्ड एज ज़्यादा लोग होते हैं फेसबुक पे, तो उस पर पापा टाइप अंकल टाइप वो कंटेंट चलता है। वो कुछ भी आप लगा दो, कुछ भी कचरा कर दो। आजकल तो मैं हर दिन स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, न्यूज़ का कचरा कर दिया है। कोई कुछ भी बना रहा है, कोई सच्चाई है ही नहीं मतलब उसमें। न्यूज़ चैनल्स के क्लिप्स काट काट के अपने फिर उसमें न्यूज़ चैनल की कहीं से उठा लिया, मेरे बारे में कुछ उठा के उल्टा पुल्टा बोल दिया, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। अंकल को कुछ नहीं पता, अंकल को भरमाया जा रहा है कि जी ऐसा है। उनको तो मिसकंसेप्शन दे दिया गया है, को जनरेट कर एआई दिया से बना रहे हैं। आजकल हल्कू बेटा हाँ ये खूब भी चल रहा है कि अरे हल्कू बेटा क्या कर रहा है, तो माता जी के लिए पैसे कमाने के लिए वो चला गया, किसी से लड़ाई करके चला गया। ऐसे ऐसे कंटेंट चलते हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है उस पर, और वो आपको पेमेंट देता है पर मिलियन पे। लोग देखते हैं कि कितना मिल रहा है उसमें, मिलियन पे $5-7-10 देता है बस। 1 मिलियन व्यू आएंगे और उस पर व्यूज आना ईजी भी होता है, फेसबुक पे ईजिली आ जाता है। कुछ भी कचड़ा बना दो आप, जितना गंदा बनाओगे उतना अच्छा हिट जाओगे, पुनीत सुपरस्टार बन जाओ, नाली में कूद जाओ, देखो फिर पैसा ही पैसा है। ऐसा भी है भाई। इतना कंट्रोवर्शियल बोल के जाने वाले थे, मुझे नहीं पता था। आपने अपने ऑडियंस को कैसे ग्रो किया, मतलब क्या एल्गोरिथम रहता है ग्रो करने के लिए? देखो, सब्सक्राइब करवाने के लिए ना आपको या तो इमोशन दिखाना पड़ेगा कि जी मैं ऐसा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कह के लोग सब्सक्राइब करवाते हैं। मगर मेरा कुछ ऐसा रहा है कि शायद वर्थफुल कंटेंट बनाए, कुछ ऐसा बनाए कि लोगों के लिए वो कुछ ईज कर रहा हो किसी चीज़ में। मैंने वो पहले भी बताया था कि अगर कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है किसी की लाइफ में, तो शायद वो आपको सब्सक्राइब कर ले अगली बार देखने के लिए। तो मैंने कुछ ऐसा ही बनाया। मैं पहले बनाता था कि मैं ट्रैवल करके दिखा देता था कि मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कितना मजा आ रहा है। टाइम के साथ मैंने उसे ठीक किया कि क्यों सब्सक्राइब करेगा वो, मुझे देखने के लिए करेगा, शायद इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ मैं। तो मगर फिर मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया कि शायद उसको उसकी लाइफ में घूमने में आसानी हो मुझे देख के। शायद मैंने कुछ ऐसा बता दिया है उसको कि जब वो उस जगह पे जाएगा तो उसे लगे हाँ यार देखा हुआ है, शायद वो एक्सपीरियंस को रिलेट कर पाएगा अपनी लाइफ से। तो जब उसके रिलेटेड कंटेंट मैंने दिखाना शुरू किया कि कुछ लोग तो इसलिए भी देख के सब्सक्राइब कर लेते हैं कि यार मेरे जैसा दिख रहा है ये, यानी मैं भी घूम रहा हूँ, ये भी ऐसे ही घूमता है, अपनी लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऐसा कनेक्टिंग कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, जो मैं फील कर रहा हूँ, जितना मैं खर्च कर रहा हूँ, कितना पैसा लगने वाला है, कैसे आप जा रहे हो, कहीं फंस गए कि क्या बैड एक्सपीरियंस आपके साथ वहां से निकल कैसे सकते हो, तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर मैंने करना स्टार्ट किया। तो लोगों को लगा कि यार ये फायदे का है, आदमी कहीं भी जाता तो बता देता है, एक एक चीज बता देता है, छोटी छोटी बारीकियां बता देता है। तो उससे लोगों ने सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर लिया। तो ये सभी के लिए है कि कुछ भी अगर आप ऐसा करो ना, वैल्यू क्रिएट करो, सामने वाले को लगे कि यार इसको देख के फायदा हो रहा है, कोई वर्थ इट कंटेंट हो। हाँ, हर टाइप का होता है, मगर मेरा कुछ ऐसा रहा है कि मैंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि एक एक चीज जानो आप, छोटी छोटी चीजें। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है या फिर क्वालिटी? दोनों ही मैटर करता है, ज्यादा जरूरी। आपको बहुत आगे जाना है तो कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए, और आपको कुछ भी बना के लोगों को इकट्ठा करना है तो आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है। मतलब कचड़ा कंटेंट भी लोगों को इकट्ठा कर सकता है, सब्सक्राइबर गेन कर सकता है, मगर क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी लोगों को इकट्ठा करने के लिए होता है। बस इतना सा है। पता है, हम भी मतलब मैं भी पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। ऐसे हम हर हफ्ते किसी ना किसी को लाके बुला के बिठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ जब तक एक ऐसा इंसान ना मिले जो जिसने सोसाइटी में अपने वैल्यूज से, अपनी चीज़ों से एक कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट ना किया हो, तब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति को ना बुलाएं। बुलाना भी नहीं चाहिए आपका। एग्जैक्टली कंटेंट तो आप बना लोगे, शायद वो वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर वो उस टाइप के लोग नहीं मिलेंगे आपको। मतलब आप तो अच्छा बोल रहे हो, मगर शायद सामने वाला उतना ना बोल पाए, कुछ अच्छी चीजें ना दे पाए। तो अच्छे लोगों को कनेक्ट करते हैं। दिल्ली में कोई ऐसा, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी पूरा आपने घूमा है लगभग सारा। हाँ, दिल्ली की भाई फूड स्पॉट्स बताओ। अगर दिल्ली में कनॉट प्लेस में है, हनुमान मंदिर के पास एक कचौड़ी है, शायद वो लोगों को खाना चाहिए। और एक राष्ट्रपति भवन के आसपास में पंजाबी वो खाना देते हैं, दोपहर का लंच देते हैं, उसका मैंने वो क्या कहते हैं उसमें कढ़ी चावल खाया था मैंने। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन के पास है, बैक साइड में है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट उसका एड्रेस नहीं पता। कढ़ी चावल खाए थे, पंजाबी कढ़ी चावल। पंजाबी कढ़ी मेरे को बड़ी पसंद है। मैंने खाने के बाद एक गिलास लेके अलग से पी लिया। मोमोज खाने जाना दिल्ली में किसी को? मोमोज खाने जाना है तो आपको जाना चाहिए, तिब्बतियन स्ट्रीट है, कश्मीरी गेट मेट्रो से थोड़ा आगे तिब्बतियन मार्केट है। तिब्बतियन मार्केट हाँ, वहाँ पे आपको मिलेगा मोमो। हाँ, बेस्ट मोमो मिलेंगे, शायद 120 रुपये प्लेट मिलेगा, मगर खाओगे आपको मजा आ जाएगा। शॉपिंग के लिए आपको ब्रांडेड लेने हैं तो आप कहीं भी ले सकते हो, कनॉट प्लेस की सर्किल में ले सकते हो। अगर नॉन ब्रांडेड और अच्छे कपड़े लेने हैं, सरोजनी तो नहीं, सरोजनी नहीं, लड़कियों के लिए वो तो वहाँ नहीं। जनपथ
जनपथ में भी नहीं, क्वालिटी कपड़े नहीं मिलेंगे आपको। आपको सस्ते मिलेंगे, क्वालिटी कपड़े नहीं मिलेंगे आपको। क्वालिटी कपड़े लेने तो सेम वही तिब्बतीन मार्केट, या फिर ये लाजपत नगर के पहले है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, क्लास मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। अगर आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाते हैं तो हाँ। आपको एक अच्छे कपड़े मिल अच्छे सकते और हैं, क्लास एक मिलेंगे, बजट में। ब्रांड नहीं होगा, बजट होगा, मगर वो कपड़े अच्छे होंगे। वो इम्पोर्टेड चाइनीज कपड़े कह सकते हो आप। ओके। क्वालिटी इम्पोर्टेड चाइनीज कपड़े। आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं? इन्हीं दोनों जगहों से करता हूँ। पहले मैं ब्रांड करता था, मगर फिर भाई मॉल से करता है, ये सिर्फ झूठ है, ये सिर्फ कैमरे में बोलने के लिए नहीं है। नहीं, किया जा सकता है। दोनों जगहों से मैंने किया है। मैंने हाँ। शॉपिंग किया, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि किया मैंने सब जगहों से। बाकी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूँ, पहले मैं किया करता था, मगर फिर वो पता चला कि ना क्वालिटी ना ब्रांड। आजकल इधर डी कह सकते हो आप, डुप्लीकेट आइटम्स मिलते हैं उस पर। ऑनलाइन बहुत डुप्लीकेट आइटम मिलते हैं, इसलिए मैं जाके विजिट करके लेता हूँ। अभी आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो? अभी 15 प्रो मैक्स है मेरे पास। रियलिस्टिकली अगर एक ब्लॉगर को ग्रो होना है, हाँ, कितना टाइम लगता है? एक रियलिस्टिकली देखो, होने को तो कोई एक दिन में भी वायरल हो जाता है, लेकिन अगर एक हम अगर नॉर्मल बात करें, कितना टाइम लगता है? किसी को कह नहीं सकते कि कौन कितने टाइम में ग्रो होगा। शायद एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो आप, डेली बना रहे हो, और कंसिस्टेंसी रहेगी तो 1 साल बहुत अच्छा टाइम होता है। 1 साल तो आपको करना पड़ेगा। 1 साल आप अगर पूरे एफर्ट्स के साथ करते हैं तो हाँ, हो सकता है कि 1 साल में आप 10,000 फॉलोअर या सब्सक्राइबर इकट्ठे कर पाओ। हो सकता है आप 1 साल में आप मिलियन भी टच कर जाओ, मगर 1 साल में ग्रो हो जाएगा चैनल। 1 साल तो रगड़ना पड़ेगा आपको। बहुत से होते हैं कि 3-4 महीने किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, 6 महीने किया, छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ना नहीं है ना, उसको लगातार आप करते रहो उस चीज़ को। वीडियोस डेली डालो, अगर कंसिस्टेंसी के साथ डाल रहे हो, हर दूसरे दिन भी एक व्लॉग डाल रहे हो, तो 1 साल बहुत है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही बता पाऊंगा आपको। मेरा रहा है कि मैंने 1 साल तक डाला है और कंसिस्टेंसी के साथ डाला है। डेली भी नहीं डाला, मगर हाँ, एक टाइम के बाद हो जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर छोड़ोगे नहीं ना तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप डेली 2 सब्सक्राइबर 1 सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो तो 1 साल में 365 इंटू 2 डबल हो गए, 700 के आसपास, 800 के आसपास पहुंच गए। और वही टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली डबल होगा। व्यूअर देखेगा, 4 लोगों को और दिखाएगा, कहीं ना कहीं आप बढ़ते चले जाओगे। इंस्टाग्राम पर ब्रांड डील कैसे लें? लाने की जरूरत नहीं है, शायद कंटेंट उस टाइप का बनाओ कि शायद वो सामने वाला देख के खुद ही पसंद करके आपको बुला ले कि जी हमें आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है। कंटेंट क्वालिटी उस पर भी मैटर करता है कि आप वीडियोस कितनी अच्छी क्वालिटी का बना रहे हो। कैमरा भी अच्छा होना जरूरी है इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, मुझे लगता है। आईफोन बेस्ट है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर उससे ऊपर जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि कैमरा क्वालिटी ब्रांड्स देखती हैं। ब्रांड्स को नहीं चाहिए भाई आप कितना अच्छा स्क्रिप्ट कर रहे हो, कितना अच्छा क्या कर रहे हो। आप म्यूजिक के साथ अगर बढ़िया वीडियोस बना रहे हो तो क्वालिटी देख के बुला लेती हैं। कई बार मेरे साथ फॉलोअर्स का नंबर जरूरी वो भी मैटर नहीं करता वहाँ पे। आपका वीडियो क्वालिटी कितना अच्छा है, आपके 5,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं उस पर, तब भी ब्रांड्स बुला लेती हैं। एक कैमरे वाले भैया हैं, मैंने हाल में उनकी वीडियो देखी थी, शायद आपने देखा हो। क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं। अभी इस टाइम तो इंडिया के मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट क्रिएटर्स में से एक हैं, मगर फॉलोअर ज़्यादा नहीं है। शायद इंस्टाग्राम पे 5 लाख के आसपास हैं, यूट्यूब पे 2.5 लाख के आसपास ही हैं, मगर उस आदमी को इंटरनेशनली उसे अवार्ड दिया गया है। उस आदमी को इंटरनेशनली स्पॉन्सर्स आए हैं, इंडिया के तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स बुलाते ही रहते हैं। वो क्या करता है, सिर्फ कैमरा से शूट करता है वो बंदा, स्टोरीज इतनी अच्छी नरेट करता है कि वो सुनने में मजा आ जाए, सिर्फ हेडफोन लगा के सुनते रहो बस। कुछ ऐसा कंटेंट बनाता है वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए वो 1,000 या 1 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर, मैं जो बनाना चाहता हूँ मैं वही बनाऊंगा। क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि जो 1,000 लोग हैं ना, वो क्वालिटी वाले 1,000 पूरे 1,000 लोग फिर वो मुझे 1,000 के हजारों जानते हैं, और मैं आज बोलूंगा कि वो 1,000 मेरे साथ खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और कंपनी को वही चाहिए होता है कि आपके 1,000 फॉलोअर हैं, मगर आप अगर 1,000 को बोल रहे हो ना, वो सुन रहे हैं आपका। अतुल, कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि जब बहुत ज़्यादा किसी ने नीचा दिखाया हो किसी भी चीज़ को लेके, और बहुत वहाँ से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी आपने? हाँ, ये कभी ना कभी तो आया ही होगा। ये रिलेटिव ही रहे हैं, और तो कोई नहीं कह सकता हूँ मैं। रिलेटिव के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने ही रगड़ा है बहुत। जितने भी रिलेटिव हैं उन्होंने ही ऐसा किया कि यार बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, एक मोमेंट और याद आ गया। एक छोटा था मैं, तो एक पर्सन, मैं तो छोटा था क्योंकि देखो एज डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हो। एग्जैक्टली। आप शायद 50 साल के हो, आप एक 24 साल के लड़के से कहते हो कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, तूने क्या किया लाइफ में, तो अपनी एज तो देखो, आपको 50 साल लग गए वो कमाने में। तो उस पर्सन ने आके मेरे से कहा, तब मैं शायद 15 या 16 साल का था, मेरे को कहता कि मैं 1 लाख रुपए मेरे जेब में है, और तू जिंदगी में नहीं कमा पाएगा ये 1 लाख रुपए। मैं 1 महीने में कमाता हूँ 1 लाख रुपए, मुझे गड्डी दिखा के कह रहा था।
तो मैंने कहा ये यार बोल तो रहा है, मगर बुरा बहुत लग रहा था दिल से, मगर वो सीनियर था, मैं उस समय नहीं बोल पाया। मगर टाइम के साथ सोच के मैंने, थोड़ा दिमाग स्लो काम करता है मेरा भी, इंस्टेंट किसी को उल्टा जवाब नहीं दे पाता हूँ। नहीं दे हाँ, सकते देना हो। भी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल नहीं तो देना चाहिए। उस चीज़ को सोच के मैंने अगले दिन जब वो आया ना, तब मैंने उसे उल्टा सीधा सुनाया, मगर मुझे फिर बाद में मेरे पापा ने डांट लगाई। पापा का ही दोस्त था, नहीं बोलूँगा कौन है। तो मगर उसको मेरे से पता नहीं क्या चिढ़ थी कि उसने बोला कि तू 1 लाख रुपए ज़िंदगी में नहीं कमा पाएगा। तो वही कह रहा हूँ कि अगर किसी से कंपेयर भी कर रहे हो ना, तो एज देख के करो। मैं 15 साल का था उस टाइम। वो हिट किया मेरे दिमाग पे। मगर आज मैं कहूँगा कि शायद वो नहीं होगा, वो जिस एज पे मैं अगर आज इतना कमा रहा हूँ, उस एज पे नहीं कमा रहा था। वो 50 साल का आदमी अगर कमा के मुझे 24 साल के लड़के को दिखा रहा है, उस टाइम पे तो मैं 16 साल का ही कंपैरिजन ही था। नहीं है ना। नहीं करना चाहिए। पैसा है, पैसा कमा रहा हूँ, मगर मैं कंपेरिजन नहीं करता हूँ किसी से। अतुल, आज का एपिसोड सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैंने मतलब जितना तुम्हारे बारे में इतना मैंने एक्सप्लोर कर नहीं पाया था जितना बोल्ड तुम बोलोगे। अच्छा एक फाइनल में तुमसे चीज़ पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, टॉक विद देवांग के व्यूअर्स के लिए तुम्हारा मैसेज क्या है? मैं भाई यही कहना चाहूँगा, मैं भी इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। अब तक सिर्फ फ़ोन पे बात हुआ करती थी। इतने प्यारे हैं, उतने ही सुंदर भी हैं सामने से। तो मिल के अच्छा लगा यार, मिल के दिल से खुशी हुई कि मतलब आपने भी इतने पोलाइटली, इतने सॉफ्ट तरीके से बात की। अच्छा लगा है, पहली बार मिल के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे। थैंक यू सबको सो कहूँगा मच। बस भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और ऐसे ही देखते रहो। बाकी पीछे की वीडियोस भी जाके देख लेना, शायद आपकी लाइफ में जो क्रिएटर्स हैं कुछ अच्छा ऐड करें भैया। एक बार एक काम करेंगे। हाँ बहुत सारे आपके भी जानने में है, दोस्त हैं, हमारे भी जी दोस्त हैं, हाँ, क्रिएटर्स को एक मिलके करते हैं, सारे बिल्कुल क्रिएटर्स करवा लो। बिठा के, वो मजा आएगा उसमें 4-5 लोग कि बिठा के। बोल्ड तरीके से बोलेंगे ना अगर सारे, तो हाँ, शायद कुछ सब अच्छा निकल के आए। सबके रियल लाइफ हाँ एक्सपीरियंसेस, सबने यहाँ से कोई वहाँ घूमा हो, 4-5 क्रिएटर्स दिल्ली के हम हम्म, बिठा के आराम से एक दिन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा। और दिल्ली के अगर 5 क्रिएटर मिलके बैठ जाए ना, अरे भाई, मजा आ गर्दा उड़ा जाएगा। देंगे। हाँ गदर हो जाएगा। ठीक है, हाँ थैंक यू सो मच। आज का हमारा एपिसोड अतुल के साथ था। अतुल ने बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही बोल्ड तरह से अपनी सारी बातों का जवाब दिया। मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ कंट्रोवर्शियल भी थे उसमें से। अतुल, थैंक यू सो मच। थैंक आप यू। आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। आज ही हमारी शायद बात हुई थी कि हमें आज अब करना है, और बिल्कुल शाम के बिल्कुल। 6 बजे आप आए। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द फुल पॉडकास्ट। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा गेस्ट लाने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग टॉक विद देवांग। थैंक यू। थैंक यू।